in part 2 we are going to discuss chapter determinant, properties of determinant. So today's topic is properties of determinant. आज हम बात करेंगे कि क्या क्या properties होती हैं determinants की. So the property number 1, the property is if any of row or column of a determinant is 0, then determinant will also become 0. प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी ऑफ रो और कॉलम, एनी ऑफ रो का मतलब क्या है? यहाँ पे एनी ऑफ रो और कॉलम का मतलब है ईच एंट्री ऑफ रो और कॉलम, मतलब उस रो की, अगर मान लो आप रो 1 की बात कर रहे हो तो रो 1 की अगर सारी वैल्यूज 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट भी ऑटोमेटिकली क्या होता है? 0. तो हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक अ डिटर्मिनेंट 1 2 3 0 0 0 4 5 and 6. So this is row 1, this is row 2 and this is row 3. So now as you can see the entry R2 is 0, R2 की सारी वैल्यू 0 है. तो अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एज R2 इज 0, एज R2 इज 0, क्योंकि R2 की सारी वैल्यू 0 है तो हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी डायरेक्टली क्या आ जाएगी? 0. आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो. इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर. Okay, now the property number 2 is if the rows are interchanged with column. पहले इसका मतलब समझ लेते हैं. इफ द रोज आर इंटरचेंज विद द कॉलम. इंटरचेंज विद कॉलम का मतलब क्या है? अगर आपने क्या कर दिया वो डिटर्मिनेंट. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इफ द रोज आर इंटरचेंज विद कॉलम, और इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, और द कॉलम्स आर इंटरचेंज विद रो. इसका मतलब ये कि अगर आपने उस डिटर्मिनेंट का क्या निकाल दिया? ट्रांसपोज. आई होप कि आप इस सिंबल से फैमिलियर होंगे. ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल समझें तो अगर ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, और एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूँ कि इसकी वैल्यू a के बराबर आ रही है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बराबर a के बराबर आ रहा है. तो अगर मैं सारी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके इसका ट्रांसपोज निकाल देती हूँ, तो अब मैं यहाँ ट्रांसपोज निकाल रही हूँ. ट्रांसपोज आ जाएगा 1 4 7 2 5 8 and 3 6 9. तो अगर इसको भी आप सॉल्व करोगे तब भी इसका डिटर्मिनेंट a के बराबर ही रहेगा. मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हो. डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज. डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर रहता है. ओके, नाउ स्टूडेंट द प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज. अगर आप कोई भी दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर दो. फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is row number 1, this is row number 2 and this is row number 3. Now according to the property if any two rows are interchanged, अगर आप कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर दो. सपोज आई एम गोइंग टू इंटरचेंज रो 1 विद रो 2. दिस इज अ साइन फॉर इंटरचेंज. ये जो साइन होता है वो किसका साइन होता है? इंटरचेंज का. ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? रो 1 इज इंटरचेंज विद रो 2, मतलब आप रो 1 और रो 2 को स्वैप करने वाले हो. तो अगर मैं स्वैप करूँ तो स्वैप करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? 1 आ जाएगा सेकंड रो में, फिर आ जाएगा 1 2 3, और ये जो R2 की वैल्यूज है ये ऊपर चली जाएंगी. तो इट विल बी 4 5 and 6. R3 सेम रहेगा, फिर आ जाएगा 7 8 and 9. तो
इंटरचेंज करने के बाद ये वैल्यू आएगी। तो अगर आप कभी भी दो रो को इंटरचेंज करोगे तो जो मान लो अगर पहले इंटरचेंज करने से पहले अगर डिटर्मिनेंट ए आ रहा था, तो इंटरचेंज करने के बाद अगर मैं सॉल्व करूँ तो डिटर्मिनेंट आएगा -a, मतलब एक माइनस का साइन और इंक्लूड हो जाता है। तो इंटरचेंज करने से पहले डिटर्मिनेंट ए था और इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, -a। तो हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे याद रख सकते हैं, इफ़ एनी टू रोज, अगर आप दो रो को इंटरचेंज करो या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज करो, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट आता है, न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जो नई डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो प्रीवियस डिटर्मिनेंट के नेगेटिव साइन के बराबर होगी। यानी अगर ये a है तो ये -a होगा, अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैंने क्या लिखा है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम, अगर कोई भी दो रोज या कॉलम को आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो या फिर कॉलम्स आइडेंटिकल हो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 की। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज देयर इज एन एग्जांपल, दिस इज रो 1, रो 2 एंड रो 3। एज यू कैन सी क्लियरली इन द एग्जांपल कि रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। अगर अब मुझे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर आप सॉल्व नहीं भी करते तब भी आप देख सकते हो कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। इसी के जैसा एक और एग्जांपल, एज यू कैन सी इन द सेकंड एग्जांपल ऑल्सो, कॉलम 1 है 1 2 3 एंड कॉलम 3 इज ऑल्सो 1 2 3। तो एज यू कैन सी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, तो ड्यू टू आइडेंटिकल प्रॉपर्टी द डिटर्मिनेंट विल इक्वल्स टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट को भी हम लिख सकते हैं 0 के बराबर। Why it is 0? Because in this example column 1 and column 3 are identical, and this one example R1 and R3 are identical. Okay, now the property number 5. Property number 5 क्या है? If a row or column is multiplied with a scalar quantity. अगर आप किसी एक रो का मतलब क्या है, एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी स्केलर क्वांटिटी से, द स्केलर क्वांटिटी इज k which should not be equals to 0, वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी रो या कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो 0 के बराबर नहीं है, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा वो k टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब अगर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट 2 है तो आपकी क्वांटिटी अगर 3 है तो 2 × 3 न्यू क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 6। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज देयर इज एन एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो इसका आंसर अगर आ रहा है p, सॉल्व नहीं किया हमने, मान लो p आ रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ उसमें, सपोज अगर मैंने R1 रो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको लिखेंगे कैसे, R1 टेंस टू मतलब R1 अब क्या होने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ R1। तो 2 टाइम्स ऑफ R1 का मतलब क्या है, पुरानी वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई। तो हम R1 को प्रीवियस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अगर मैं R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 4 6। एज यू कैन सी मैंने R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यू रो क्या है, सेकंड रो क्या है, 4 5 एंड 6, थर्ड रो क्या है 7 8 एंड 9। इस वाले डिटर्मिनेंट में इस डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे 2R1 है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम। तो आप देखो जो नए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, इट विल बी स्केलर क्वांटिटी क्या है, k है, तो k की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर प्रीवियस डिटर्मिनेंट का आंसर p था तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा 2p। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हो जाएगा 3p। अगर मैं 31 का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर विल बी 31p। तो जिस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स हो जाती है। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। आप डिटर्मिनेंट को 2 या 3 पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हो इनटू 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। इफ इट्स एनी रो, अगर इसकी कोई भी एक रो या कॉलम कैसे दिया हुआ है, सम ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी के टर्म में दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो इस एग्जांपल में जो ये रो है R1, ये एक सिंगल टर्म्स में नहीं, ये 2 टर्म्स में a + x b + y c + z। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कितने डिटर्मिनेंट में, 2 डिटर्मिनेंट। तो पहला डिटर्मिनेंट आ जाएगा a b c और बाकी क्वांटिटी l + 1 2 3 4 5 6 प्लस साथ में क्या आएगा, अब सेकेंड क्वांटिटी x y और z 1 2 3 4 5 6 ऐसे।
हम क्या कर सकते हैं, किसी डिटर्मिनेंट में अगर क्वांटिटी मर्ज करके दे रखी है तो आप इसको आगे और समझ सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर दिया P, यहाँ पे लिख लिया Q और यहाँ पे लिख लिया R। तो अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, 3। तो अब इसको हम कितने डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, 3 डिटर्मिनेंट में। पहला डिटर्मिनेंट आएगा A B C 1 2 3 4 5 एंड 6, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर दूसरा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, X Y Z 1 2 3 4 5 6, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, X Y Z 1 2 3 4 5 6। अब जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा P Q R, क्योंकि नेक्स्ट क्वांटिटी ये है। तो मैं लिख देती हूँ वहाँ पे प्लस P Q R 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज निकाल के इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने क्या दे रखा है, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई एंड 1 1 1। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। पहले हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड में हम ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो हमें लास्ट प्रॉपर्टी जो पड़ी थी स्प्लिटिंग वाली, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि मैंने क्या बोला कि स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा, स्प्लिट के अलावा एक और एग्जाम्पल है कि हम क्या कर सकते हैं, ये है रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। तो हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम R1 R2 और R3 को ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 करके वैल्यू किसके अंदर जाएगी, R1 के अंदर जाएगी। कौन सी वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाली, R2 चेंज नहीं होगा और R3 चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन R1 पे लगाया। तो आ जाएगा जेड एक्स एंड वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3 में 1 1 एंड 1। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो सबको दिखाई दे रहा होगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट में से आप किसी एक रो में से कोई वैल्यू कॉमन भी ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाहर आ जाएगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1। इट विल बी 1 1 एंड 1। नीचे वैल्यू क्या है, जेड एक्स वाई, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है 1 1 1। इस तरीके से आगे हमारा डिटर्मिनेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर भी 1 1 1 है और यहाँ पे भी 1 1 1 है। तो हमें प्रॉपर्टी पड़ी थी, अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 0। हम लिख सकते हैं एज, ये कौन सी रो है 1, ये कौन सी रो है 3, एज रो 1 का R1 में लिख सकते हैं एज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। एज R1 और R3 अगर सेम है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज करके अपना आंसर निकाल लिया 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन बोथ द क्वेश्चन आर फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस वाई 2xx 4x प्लस 3y 5x प्लस 6y। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लस में है, मतलब यहाँ पे हम स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। हम कैसे स्प्लिट करेंगे इसे, हम लिखेंगे 3x 4x एंड 5x। इसकी फर्स्ट वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिखी है। अब कॉलम 2 लिखेंगे तो आ जाएगा 2x 3x एंड 4x, और कॉलम 3 लिखेंगे तो आ जाएगा x 3x एंड 6x। फिर बीच में आएगा प्लस। अब हमने कॉलम 1 की केवल फर्स्ट वैल्यू देखी, अब हम कॉलम 1 की सेकंड वैल्यू यूज करेंगे। तो y 3y एंड 6y, इट विल गिव यू y 3y एंड 6। साथ में कॉलम 2
ऐसे कॉलम 3, तो हमने इस तरीके से इसको स्प्लिट कर लिया। अब हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन कैसे आ रहा है आप देख सकते हो, कॉलम 1 में से, कॉलम 1 में सब में x आ रहा है, या फिर R1 में सब में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो आप या तो चाहो तो इस पूरी रो में से x कॉमन ले सकते हो। तो टेकिंग x कॉमन फ्रॉम, कहाँ से ले सकते हैं, R1 से, R1 से x कॉमन ले सकते हो। सिमिलरली R2 से भी x कॉमन ले सकते हो, R3 से भी, फ्रॉम R1, R2 एंड R3। तो हम R1 से x कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा बाहर, और R1 की वैल्यू क्या आएगी 3, 2, 1, क्योंकि x तो बाहर जा चुका। R2 में से कॉमन लेंगे तो x बाहर आएगा, तो एक और x आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा 4, 3 एंड 3। अब R3 में से कॉमन लोगे तो एक और x आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5, 4 एंड 6। ओके, तो यहाँ पे आ गया x और x, डिवीजन प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम 1 में से क्या कॉमन आ सकता है, कॉलम 1 में से y कॉमन आ सकता है। तो हम लिखेंगे y कॉमन ले लेंगे बाहर, तो कॉलम 1 क्या बचेगा 1, 3 एंड 6। कॉलम 2 में से क्या कॉमन आ सकता है x, तो एक x कॉमन आ जाएगा। कॉलम 2 में बचेगा 2, 3 एंड 4। कॉलम 3 में से x कॉमन आ सकता है, देख सकते हो आप यहाँ पे कॉलम 3 में से x और x कॉमन आ सकता है। यहाँ आ जाएगा 1, 3 एंड 6, x आ जाएगा बाहर। तो क्या क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे आ रहा है x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा x क्यूब इंटू एक्स क्यूब आ गया। अब कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो इसको डिटरमिनेंट को 0 कर दे, आइडेंटिकल कर दे। तो ऐसी कोई क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 3, 2, 1, 4, 3, 3, ये एज इट इज लिख दूँ मैं यहाँ पे 5, 4, 6 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है वो कॉमन x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x स्क्वायर वाई, x इंटू एक्स क्या आ रहा है x स्क्वायर वाई आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कॉमन कुछ आइडेंटिकल आ रहा है, जैसे कॉलम 1 क्या है 1, 3, 6, और कॉलम 3 भी क्या है 1, 3, 6। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, और जब भी आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ले सकते हैं इंटू 0। ये पूरी क्वांटिटी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो आपका आंसर आएगा x क्यूब 3, 2, 1, 4, 3, 3, 5, 4, 6। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x3। अगर मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँ, मैं प्रीवियस वीडियो में सीखा था, क्या आ जाएगा 3। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, राइट माइनस लेफ्ट का रो बनाएंगे तो 18 माइनस 12, फिर -2 में क्या आ जाएगा -2 में हम सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को ऐड करेंगे तो आएगा 24 माइनस 15, फिर प्लस 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो आ जाएगा क्या है यहाँ पर, ये क्या है 4, क्या जाएगा 16 माइनस 15, 3, 2, 1, 16 माइनस 15। देख लेते हैं क्या आ रहा है x क्यूब 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, 6, 3 या 18, 24 माइनस 15 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, और 16 माइनस 15 कितना आ रहा है 1, तो 18 से 18 कैसे हो जाएगा 1 इंटू x3 कितना हो जाएगा x, तो आंसर इज x। नाउ वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, a minus b, b minus c, c minus a and the values rest of the values are seen to you। अब देखो मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, R1 है, R2 है और R3 है, R1 R2 और R3 को ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँ R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी R1 R2 R3, a माइनस बी
अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, R1 R2 R3 को ऐड करके जो वैल्यू आएंगी वापस से किस में डालना, R1, जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो वैसे ही। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे भी करेंगे तीनों को ऐड, क्या आ जाएगा B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस ए। यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस। नाउ रेस्ट ऑफ द वैल्यू R2 और R3 की वैल्यू सेम रहेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B माइनस सी C माइनस ए माइनस, यहाँ पे आ जाएगा C माइनस ए माइनस बी एंड B माइनस। अब देखो यहाँ पे फायदा क्या होगा, बेनिफिट ये हुआ कि माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट है ना। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, माइनस सी प्लस सी और माइनस ए प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस सी प्लस सी माइनस से सभी कैंसिल आउट हो गया सारी वैल्यू। हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 0 0 और यहाँ पे भी 0, तो यहाँ जाएगा B माइनस C माइनस ए। R2 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने उस पर ऑपरेशन ही नहीं लगाया, हमने ऑपरेशन कहाँ लगाया, R1 पे ऑपरेशन लगाया तो R1 में चेंज आएगा, R2 R3 में चेंज नहीं आएगा। क्या आ जाएगा A माइनस बी, R3 विल रिमेन सेम, C माइनस ए माइनस बी एंड B माइनस। As you can see the रो 1 is 0। अब क्या हो गया, रो 1 की सारी वैल्यू 0 हो गई है, और जब भी किसी रो की या कॉलम की सारी वैल्यू 0 हो जाती है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना, बस लास्ट में आंसर लिखना है 0। एज द ऑल द एंट्रीज ऑफ R1 is 0, सो आंसर इज 0। ओके, नाउ द फ्रॉम योर बुक क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे सर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 स्क्वायर को 1 लिख लिया, 2 स्क्वायर को 4 और 3 स्क्वायर को 9, रेस्पेक्टिवली 4 9 और 16 लिख लिया। यहाँ जाएगा 9 16 एंड 20। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई जीरो नहीं है, कोई रो आइडेंटिकल नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, किसी भी एक रो या कॉलम में 2 जीरो बनानी है। ये नहीं कि आप इसको एक्सपेंड करने बैठ जाओ एग्जाम में, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ तो बहुत लंबा जाएगा। तो मुझे कोशिश करनी है कि कहीं से 2 जीरो आ जाए। जैसे ये 1 है, 1 के साथ में ये दोनों अगर क्या हो जाए, अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। या फिर 1 के साथ में यहाँ पे बना रहा है, ये दोनों क्या हो जाए जीरो। तो अब मैं क्या सोचूँ कि इसको 4 को और इस 9 को जीरो बनाऊँ। तो कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये R2 है, ये R3 है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 4R1। R2 में से 4 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दें। एक और ऑपरेशन साइमल्टेनियसली लगा लेते हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 9R1। अब देखते हैं इस ऑपरेशन का क्या फायदा होगा। पहले तो मैंने ऑपरेशन R2 पे लगाया, R3 पे लगाया, तो R2 और R3 पे लगाया तो R1 को हम एज इट इज लिख देते हैं। अब R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, तो R2 कितना है 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 कितना है 3। अब हम क्या करेंगे, R2 माइनस 4R1, तो R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 कितना है 1, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब R2 कितना है 9, तो 9 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 की रेस्पेक्टिव वैल्यू कितनी है 4, तो 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना होगा -7, ठीक है, तो -7। फिर R2 माइनस R1 कितना है 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 की रेस्पेक्टिव वैल्यू कितनी है 9, तो आ गया 16 माइनस 36, जो भी वैल्यू आएगी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसमें R3 के रेस्पेक्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। R3 टेंड्स टू 9 टाइम्स ऑफ R1, तो R3 माइनस 9 टाइम, इसका 9 टाइम कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। R3 कितना है 16 माइनस 9 टाइम ऑफ R1 कितना है, तो 16 माइनस 36। फिर R3 कितना है 25 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R1, तो आ जाएगा 25 माइनस 81। ओके, अब हमें क्या करना है इसको, अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, लेकिन एक्सपेंड किसके अलाउ करेंगे हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के अलाउ, क्योंकि उसमें 2 जीरो आ रहे हैं। तो कल साइन बताए थे, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो कॉलम 1 के अलावा अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो इट विल गिव यू 1 रो 1
कॉलम 1 है, तो क्या आ जाएगा -7 इंटू 25 माइनस 81, मतलब ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 81 से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 माइनस 5 6 और 6 11 आ जाएगा 7 2 56 आ रहा है मेरा, तो -56। साथ में आएगा फॉर्मूले का माइनस ब्रैकेट, इसको करेंगे तो 16 माइनस 36 कितना आ रहा है 36 माइनस 16 अगर मैं करूँ तो ये आ रहा है 20 -20 -20, तो -20 -20 का मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा 156 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 इंटू 7 7 6 या 42 392 आ रहा है, तो आ जाएगा 392 माइनस, ठीक है यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और एक और माइनस, तो मेरा आंसर आ रहा है -8 विच इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। ओके, अब आप एक चीज़ देख सकते हो, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें गिवन है और ये 2 प्रूव है। 2 प्रूव में क्या है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्वांटिटी मुझे लानी है। तो सबसे पहला टर्म क्या है x माइनस वाई। अब आपको पहले सोचना चाहिए कि x माइनस वाई कहाँ से आ सकता है। देखो साफ दिख रहा है, अगर मैं r1 को r2 में से माइनस करूँ तो r1 माइनस r2 x माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहला ऑपरेशन लिख दिया r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2। अभी आप स्टार्टिंग करें तो आप एक ऑपरेशन को लगाएगा फिर रिजल्ट देखा करूँगी। तो r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2, तो अब देखो r1 माइनस r2 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, r1 माइनस r2 x माइनस वाई, r1 माइनस r2 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। बाकी क्वांटिटी एज इट इज रहेंगी, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब बाकी क्वांटिटी क्या है 1 वाई क्यूब और क्या है 1 जेड क्यूब, ठीक है। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, देखो साफ दिख भी रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन रही है, तो हम क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पे करके दिखाती हूँ, आप एक और स्टेप लिखोगे, मैं यहीं लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा अगला स्टेप है, तो अगला स्टेप हो गया ये। अब हमारा देखो थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं r1 में से कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि 0 से क्या कॉमन आएगा। देखो 0 इंटू समथिंग क्या होता है हमेशा 0, तो 0 इंटू एक्स माइनस वाई भी क्या होगा 0, इसका मतलब 0 में से हम x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 0 के टर्म में से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो r1 में से x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आएगा तो 1, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बाकी क्वांटिटी एज इट इज 1 वाई क्यूब 1 जेड क्यूब, ठीक है। अब आप देख रहे हो 0 भी आ गया और x माइनस वाई भी आ गया। अब अगर क्वेश्चन को दोबारा देखें तो क्वेश्चन में क्या है, अब अगला टर्म y माइनस जेड। अब मुझे कोशिश करनी है तो y माइनस जेड बन जाए या फिर z माइनस जेड, जो भी इजीली बन जाए। अब देखो देखते हैं सोचते हैं क्या करना है इसमें। तो आप देखो यहाँ से दिख भी रहा है y माइनस जेड बन सकता है, ठीक है, तो ये बन सकता है। तो y माइनस जेड क्या है, y है r2 और z क्या है r3। तो अगला ऑपरेशन हमारे साफ दिख गया r2 माइनस r3। तो हम कर लेते हैं अपना अगला ऑपरेशन। x माइनस वाई पहले से है, ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई ऑपरेशन कौन सा है r2 टेंस टू r2 माइनस r3, ठीक है। तो r2 माइनस r3 करें, यहाँ से स्टार्ट करें। तो पहले सबसे पहले r2 में चेंज करना है, तो r1 को सबसे पहले लिख लो 0 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है r2 माइनस r3, तो r2 माइनस r3 के लिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। r2 माइनस r3 क्या हो जाएगा y माइनस जेड, r2 माइनस r3 क्या आएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, साथ में आ रहा है 1 जेड क्यूब। अब मेरे पास ये क्वांटिटीज आ रही है, तो अब देखो दिख रहा है y माइनस जेड आ गया आपका। अब क्या करना है हमें, अब हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम
कहाँ से, R2 में से, ठीक है, तो R2 में से कॉमन ले लिया। x माइनस वाई पहले से कॉमन है तो वो तो आएगा ही आएगा। फिर क्या कॉमन आ गया, y माइनस जेड। अब क्या बचेगा, अब बचेगा R1 तो वही रहेगा 0 1 x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से y माइनस जेड कॉमन आएगा तो 0, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन आएगा तो 1, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन आएगा तो फॉर्मूला लग जाएगा y माइनस जेड और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली जो रो है आप देख सकते हो 1 जेड क्यूब एज इट इज रहेगा। अब मुझे कौन सा टर्म बनाना है, जेड माइनस एक्स, जो बन नहीं सकता, तो अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब हमारे पास 2 जीरो भी आ गई है, तो इस कॉलम के अलाउंग अगर मैं एक्सपेंड करूं तो प्लस माइनस प्लस के साइन अगर मैं एक्सपेंड करूं तो मेरा आंसर आएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और क्या आएगा, कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हो तो ये ऐसे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे, राइट माइनस लेफ्ट, 1 इंटू राइट, राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लेफ्ट, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। जो क्वांटिटी कैंसिल आउट हो सकती है उन्हें काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कोई क्वांटिटी कैंसिल आउट हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं जेड वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से जेड कॉमन ले सकते हैं, तो जेड कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जेड तो कॉमन आ जाएगा तो वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं और एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतना कॉमन आ जाएगा ये। और मुझे कौन सा टर्म बनाना है, मुझे बनाना है जेड माइनस एक्स वाला टर्म, तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब क्या कर सकते हैं, देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा जेड वाई माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा, वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो बिल्कुल फाइनल स्टेप पे खड़े हैं, हमारा फाइनल स्टेप क्या है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई कॉमन है तो प्लस वाई, साथ में क्या आ रहा है, जेड माइनस एक्स। अब मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड प्लस एक्स, तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा आंसर आ गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और साथ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये प्रूव करना था हमारे को, तो हेंस प्रूव। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे। अब मैं आती हूँ बेसिक क्वेश्चन में, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट एट एनी स्टेज। आपको एक्सपेंड नहीं करना, प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, 7th क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे सारे। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, दिख भी रहा है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर सकते हो, या फिर कोई रो कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, R1 R2 R3 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा तीनों बन जाएंगे, फिर 3 माइनस लैम्डा को कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया, B माइनस सी दिख रहा है, तो B माइनस सी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 माइनस R3 कर देंगे। R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सब में से B माइनस सी मिल जाएगा। फिर C माइनस ए के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस R1, या A माइनस सी भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो आप पहले स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, स्प्लिट करेंगे तो आप स्प्लिट कर सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा BCA, यहाँ पे क्या आ जाएगा अगले वाले में CAB। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, दे भी रखा है, सी सॉल्व एग्जाम्पल 27। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ट्राई करना, इफ ये वाला क्वेश्चन भी वही है, x माइनस वाई बनाना है, y माइनस जेड बनाना है, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप देख सकते हो ISC में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हैं, इनकी कुछ बेसिक हिंट्स भी दे रखी है, क्योंकि अब आप क्लासरूम स्टडी नहीं कर रहे हो तो आपको हिंट की ज़रूरत अब पड़ सकती है। हिंट यूज़ करोगे, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करना। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन जस्ट यू कैन टेल मी। ओके, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया हो।